हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के अंतर्गत एनसीएफ 2005 को डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित जो है एमसीक्यूज़ को भी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005, जिसे हम नेशनल, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब देखते हैं क्या है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने वाला दस्तावेज है। बिल्कुल इसने बहुत ही बड़ा बदलाव लाया था 2005 ने, एनसीएफ 2005 ने। और क्या बदलाव लाया वो भी हम देखते हैं। इसे यानी कि एनसीएफ 2005 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, जिसे हम एनसीईआरटी कहते हैं, द्वारा विकसित किया गया। प्रश्न यहीं पे एक बन गया, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा को किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? था एनसीईआरटी। बहुत बार प्रश्न जो है लिए गए हैं, प्रश्नों के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा, लेकिन प्रश्न पूछ चुका है कि एनसीईआरटी ने बनाया था या एससीईआरटी ने बनाया। प्रश्न में क्या था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को किसने विकसित किया था? एनसीईआरटी भी था और उसमें एससीईआरटी भी था। तो आप याद रखिएगा एनसीईआरटी है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी स्कूलों में एक क्या है उद्देश्य, देखिए ज़रूरी है कि एक समान, समावेशी और समग्र शिक्षा प्रणाली को क्या करना, विकसित करना। यह भी पूछा गया है प्रश्न आपसे। बढ़ावा देना था। इस लेख में हम क्या करेंगे, एनसीएफ 2005 के प्रमुख पहलू, उद्देश्यों और इसके प्रभाव को हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य छात्रों की समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना। इसमें रटने के बजाय समझ पर जोर देना। इस लाइन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, पूछा है। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या, उसमें प्रश्न था कि रटने पर जोर देना या समझ पर जोर देना। तो रोट प्रणाली को क्या करता है, यह डिनाई करता है, रोट प्रणाली को रोकता है, कहता है कि रटने पर नहीं बल्कि बच्चे की समझने पर जोर दो। ऐसा कौन कहता है? तो एनसीएफ 2005 कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यह। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, देखिए समग्र विकास। क्या है? समग्र विकास हो बच्चों का। जैसे कैसा समग्र विकास? तो बच्चों का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करना। भाई सिर्फ एक पक्ष नहीं बच्चे का, ना तो कि सिर्फ शरीर का विकास हो, ना ही सिर्फ बुद्धि का विकास हो, बल्कि जो समग्र विकास होता है, यानी कि बच्चे का शरीर भी विकसित हो, मानसिक क्षमता भी विकसित हो, इमोशंस जो भाव है वो भी विकसित हो और बुद्धि भी विकसित हो। तो बच्चों का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करता है कौन? एनसीएफ 2005 कहता है कि समग्र विकास होना चाहिए बच्चे का। अब अभ्यासात्मक शिक्षा। अभ्यासात्मक शिक्षा क्या होती है? सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा, जैसे प्रैक्टिकल होते हैं ना हमारे स्कूल कॉलेजेस में, आपने देखा होगा। एनसीएफ 2005 कहता है कि भैया आप क्या करो, प्रैक्टिकल करवाओ बच्चों से, अभ्यास करवाओ बच्चों से। सैद्धांतिक जो थियरी पढ़ाते हो उसके साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक कौशल भी दो, ठीक है। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा। सभी सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय वर्गों के छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करवाना, यही क्या है, समावेशी शिक्षा है, ठीक है। यानी कि जो सभी, चाहे वो किसी भी सामाजिक परिस्थिति से आता हो, किसी भी आर्थिक परिस्थिति से आता हो, जो जितने भी सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय वर्गों के छात्र हैं उनको क्या एक समान अवसर दिया जाए, ठीक है। परीक्षा सुधार। परीक्षा प्रणाली को सिर्फ रटने की बजाय समझ और रचनात्मकता का मूल्यांकन करने वाली बनाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 का मुख्य पहलू क्या है। इंपॉर्टेंट है ये पहलू भी। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 ने कई महत्वपूर्ण सुधारों को प्रस्तावित किया जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक है। ये सुधार विभिन्न शिक्षण विधियों, शिक्षक की भूमिका और पाठ्यक्रम के ढांचे से संबंधित। कहाँ किसमें सुधार किया गया? तो जो शिक्षण विधियाँ हैं, उनकी टीचिंग जो है, जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं और शिक्षक की जो भूमिका है और पाठ्यक्रम में, इन तीन चीज़ों में क्या किया गया, जो है परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया एनसीएफ 2005 के द्वारा। और ये प्रमुख पहलू कौन से हैं? तो सबसे पहला देखिए पाठ्यक्रम का सरलीकरण।
पहले पाठ्यक्रम कैसा था, बोझिल था, उसको सरल किया गया, सरलीकरण किया गया उस पाठ्यक्रम का। देखिए एनसीईआरटी 2005 में छात्रों पर अत्यधिक पाठ्यक्रम का बोझ कम करने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें पाठ्यक्रम को सरल बनाने पर जोर दिया गया ताकि छात्र जो है क्या बेहतर ढंग से समझ सके और रचनात्मकता को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्या है, समावेशी शिक्षा। मैंने ऊपर भी बताया समावेशी शिक्षा क्या है। चाहे बच्चा किसी भी सामाजिक परिस्थिति से आता हो, किसी भी आर्थिक, चाहे बच्चा गरीब हो अमीर हो, उससे मतलब नहीं है, बल्कि सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाए। अब देखिए वही चीज़ है, इस रूपरेखा ने सभी छात्रों के लिए समान अवसरों पर बल दिया। विशेष आवश्यकता वाले बालकों यानी बच्चों के लिए भी अधिक समावेशी बनाया। इसका उद्देश्य छात्रों के बीच भेदभाव को कम करना और सभी को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है शिक्षक की भूमिका में बदलाव। अब देखिए क्या बदलाव किया गया। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक केवल एक जानकारी देने वाले की भूमिका में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका में होते हैं। प्रश्न पूछा गया एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है, मार्गदर्शक की होती है, ये यहीं पे आप लोग देख लीजिए, और एक सहायक की भूमिका होती है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को बच्चों के सीखने के सफ़र में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा देना है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चे कैसे सक्रिय भूमिका निभाने की, टीचर जो है बच्चा पढ़ रहा है तो उसको सीखने के सफ़र में, उस क्रम में शिक्षक कैसी भूमिका निभाता है, सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, ये भी चीज़, एक एक चीज़ें पूछी गई हैं सभी। चौथा है शिक्षण विधियों में सुधार। अभी प्रश्न करवाया जाएगा तो आपको दिखा, प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं और दिखेंगे आप सभी प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। अब देखिए शिक्षण विधियों में सुधार क्या हुआ है कि एनसीईआरटी 2005 ने शिक्षण विधियों को अधिक व्यावहारिक और अनुभवात्मक बनाने की बात कही। इसमें छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान देने के बजाय वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए कौशल विकसित करने पर जोर दिया कि भाई सिर्फ थियरी ना पढ़ाओ, बच्चों को कैसे जो है रोज़मर्रा में जो हमारी वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें। आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी 2005 का प्रभाव क्या है, इफ़ेक्ट क्या पड़ा। एनसीईआरटी 2005 ने शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाए जो शिक्षा को अधिक सुलभ, समावेशी और छात्रों को समझ को बढ़ाती है। रटन रोट प्रणाली को कम करती है और समझ को बढ़ाती है। और ये प्रभाव क्या है देखते हैं। पहले सृजनात्मक सोच में वृद्धि, यानी कि यह पाठ्यचर्या रूपरेखा छात्रों की सृजनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। तो क्या करती है, सृजनात्मकता को बढ़ाती है, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है एनसीईआरटी 2005। आगे देखते हैं शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार। एनसीईआरटी 2005 के तहत शिक्षण विधियों को अधिक अभ्यासात्मक और छात्रों के लिए रुचिकर बनाया गया था। शिक्षण प्रक्रियाएं जो भी थी, बोझिल और बोरिल नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं परीक्षा प्रणाली में बदलाव। परीक्षा प्रणाली को सिर्फ जानकारी आकलन के बजाय छात्रों की समझ और उनके व्यवहारिक कौशल का आकलन करने के लिए परिवर्तित किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या कि एनसीईआरटी 2005 और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है। सबसे बढ़िया चीज़ है कि प्रासंगिकता क्या है। एनसीईआरटी 2005 का महत्व आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में बना हुआ है। हालांकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ने कुछ और सुधार प्रस्तावित किए हैं, लेकिन एनसीईएफ ने उन सुधारों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया था। आज भी छात्रों के समग्र विकास और समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में क्या है, मददगार साबित हो रहा है। कौन, एनसीईएफ 2005। सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है ये देख लेते हैं। एनसीईएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। मतलब क्या कि इसका उद्देश्य जीवन और ज्ञान के मध्य, जो भाई थियरी हम पढ़ लेते हैं, बस थियरी हमने पढ़ लिया, व्यवहारिक ज्ञान से उसको जोड़ ना पाए, तो इस खाई को इसने भर दिया था एनसीईएफ 2005 ने। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखते हैं कि एनसीईएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ लागू किया गया था इसको,
तो प्राइमरी एजुकेशन में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। ये नहीं कि कुछ हमने सब कुछ क्वेश्चन दिया, बच्चों ने उसको रट लिया, इससे उनका विकास नहीं हो रहा था समग्र, बल्कि उनका चहुमुखी विकास तभी होगा जब बच्चे को रोट सिस्टम से हटा करके हम किधर समझ की तरफ लेके आएंगे, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की तरफ लेके आएंगे। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि NCF 2005 किस पर बल देता है, बाल केंद्रित शिक्षा पर या शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर? तो किस पर? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। और कह रहा है कि बाल केंद्रित हो और ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। एक एक जो है शब्द, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये फुल फॉर्म है, देख लीजिए, फुल फॉर्म भी पूछता है आप लोगों से। का निर्माण किसने? NCERT द्वारा किया गया था और इसको पूर्ण करने का कार्य इम्पॉर्टेंट है। निर्माण तो NCERT ने किया, लेकिन इसको पूर्ण किसने किया? तो इसके निदेशक जो थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, यानी कि हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता कौशल होती है। कोई तेज सीख सकता है, कोई उससे भी तेज स्पीड से सीख सकता है, कोई उससे कम स्पीड से सीखेगा। तो हर विद्यार्थी की सीखने की क्षमता और कौशल क्या होती है? अलग अलग होती है। तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं हम, आगे है NCF 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। ये पांचों मार्गदर्शक सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, CTET में बहुत बार पूछे गए हैं ये मार्गदर्शक सिद्धांत। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। NCF 2005 कहता है कि जो ज्ञान विद्यालयी शिक्षा है उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करा के कहाँ समझ की तरफ लाया जाए। तीसरा है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बाहरी वातावरण से भी जोड़ा जाना चाहिए पाठ्यचर्या को। चौथा है, कक्ष को गतिविधियों से एक्टिविटी करवाया जाए और इससे लचीला बनाया जाए। आगे देखते हैं, पांचवा, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में क्या किया जाए? शामिल किया जाए। ये इम्पोर्टेंट है पांचों बिंदु। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपको और अधिक अच्छे से समझ में आएगा। NCF 2005 से संबंधित क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा? NCF 2005 है। कौन सा? NCF 2005 है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, इस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था। किस मंत्रालय? यहाँ इस नहीं बल्कि किस मंत्रालय की पहल पर तैयार किया गया था? तो मैंने आपको बताया किस मंत्रालय की पहल पर। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि वर्तमान में इसका नाम क्या हो चुका है? वर्तमान में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय, पहले MHRD था लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय इसका नाम हो चुका है। आप याद ध्यान रखेंगे इस बात को। तीसरा है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने NCF 2005 तैयार किया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया था? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। किस कौन थे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में? कई बार पूछे जा चुके हैं प्रोफेसर यशपाल। चौथा प्रश्न है, NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सूत्र पूछा गया ये। इसका सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना भार के, यानी कि बिना भार के अधिगम, जिसे हम कहते हैं शिक्षा बिना बोझ के, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। NCF 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुआ था? किसके निबंध से हुआ था ये भी जान लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से हुआ था। और वह निबंध कौन सा था? सभ्यता और प्रगति। मैंने देखिए जितने भी प्रश्न पूछे हैं अब तक NCF 2005 से सबको शामिल कर लिया है, ताकि आप लोग इन प्रश्नों को देखिए और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे आपकी परीक्षा में।
छठा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया, किस पर बल दिया गया था? शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। सातवां प्रश्न, एनसीएफ 2005 में बताया गया है, क्या बताया गया है? उत्तर है इसका कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति बताई गई है। आठवां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है, क्या बताया गया है? तो बताया गया है क्या? उत्तर देखते हैं, वातावरण के भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9वां है, इम्पॉर्टेंट है यह, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। याद रखिए, फ्रेंच बहुत देता है, तो फ्रेंच नहीं बल्कि लैटिन भाषा का शब्द है करिकुलम। 10वां है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया है एनसीएफ। ठीक है, आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो कौन से मुद्दे थे? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे यानी कि जेंडर और हेल्थ को शामिल किया गया था। किसमें? एनसीएफ 2005 में। इम्पॉर्टेंट है यह। 12वां देखते हैं, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? कहाँ पर? एनसीईआरटी दिल्ली। एनसीईआरटी कहाँ पे है? दिल्ली में है, तो यहीं पर इसकी कार्यशाला आयोजित की गई और इसको विकसित भी एनसीईआरटी ने ही किया हुआ है। 13वां देखते हैं, यशपाल समिति, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? ये भी पूछा गया है, सभी पूछे गए प्रश्न हैं, आपके सामने है। तो कितने? 38 सदस्य थे। कितने? 38 सदस्य थे। 14वां देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? क्यों पाठ्यक्रम को बनाया जाता है? तो यह क्यों? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। भाई पाठ्यक्रम रहेगा तभी तो हम शिक्षा, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है बच्चों को, एक पाठ्यक्रम चाहिए, तभी तो हम पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को। तो क्यों चाहिए पाठ्यक्रम? शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए। 15वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का फॉर्मूला, भाषा फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला त्रिभाषा सूत्र। क्या है? त्रिभाषा फार्मूला है, त्रिभाषाई फार्मूला है। अगला ही क्वेश्चन देखिए 16वां, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा है। त्रिभाषा फार्मूले की बात की गई तो वे 3 भाषाएं कौन है, ये जानना भी जरूरी है। देखिए क्रमशः, पहली हिंदी, हिंदी इनकी राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा। दूसरा क्या है? अंग्रेजी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और तीसरा स्थानीय भाषा में पंजाबी, संस्कृत और तमिल। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। 17वां है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननीय से बचाया जाए। माननीय नहीं, मानने। क्या है? क्या मानने से बचा जाए। क्या? ज्ञान, शिक्षा को ज्ञान मानने से बचा जाए। कौन कह रहा है? एनसीएफ 2005 कह रहा है। 18वां देखिए, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग पर सुझाव दिया गया? इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करिए। ठीक है, तो किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग पर सुझाव दिया गया एनसीएफ 2005 में? तो क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। एनसीएफ 2005 कहता है कि भाई ज्ञात से अज्ञात की ओर जाओ और मूर्त से अमूर्त की तरफ जाओ। ऐसा कौन कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है। 19वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। क्या है मार्गदर्शक सिद्धांत में? तो इस ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। 20वां है, बीसवां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? उनकी बच्चों की गलतियों को महत्वपूर्ण माना है एनसीएफ 2005 ने। क्यों माना है इनको महत्वपूर्ण? यह समाधान को पहचानने में सहायक होती है। क्यों? बच्चे गलती करेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई गलती कहाँ कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको सुधारने का मौका तभी तो मिलेगा। अगला प्रश्न 21वां, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? पाठ्यचर्या के बोझ को क्या करना? कम करना। 22वां प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना बेहद इम्पोर्टेंट है।
कि जो दैनिक जीवन है, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसको क्या करो, बच्चे के व्यवहारिक या दैनिक जीवन से जोड़ दो। 23वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? तो मतलब क्या है कि गणित के उच्च उद्देश्य यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति। देखिए क्या क्या पूछा गया, कितने डीप प्रश्न पूछे गए हैं। महत्वाकांक्षी का मतलब पूछ लिया तो क्या है, गणित के उच्च उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति करना। 24वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? इसका मतलब है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी कि एकता नहीं, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। 25वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है, क्या है सीखना? मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान, यही सीखना है। माफ करिएगा। 26वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिया गया था? तो किस परीक्षा के संबंध में सुधार की बात की गई थी? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक हो, इसकी बात की गई थी। 27वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 बल देती है किस पर? करके, लर्निंग बाय डूइंग पर, करके सीखने पर, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। 28वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य कला को शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने में? उत्तर क्या है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को क्या करना? विकसित करना। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न। 29 नंबर है कि एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शिक्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। गुणवत्ता आयाम में क्या महत्व दिया गया है? तो उत्तर क्या है कि बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को ज़्यादा महत्व दिया गया है। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुआ विचार था? कब आया था? तो 1993 में आया था, शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। आज का अंतिम प्रश्न 31वां, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में की सुधार को सुझाया गया, क्या सुधार? परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? उत्तर है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, इसकी बात की गई है एनसीएफ 2005 में। तो यह थी एनसीएफ 2005 जो कि थियरी क्लास थी, थियरी प्लस क्या थे, एमसीक्यूज, दोनों एनसीएफ 2005 से संबंधित। किससे? एनसीएफ 2005 से संबंधित थियरी भी थी और क्या था, तो एमसीक्यूज भी हमने प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न आए थे मैंने करवा दिए हैं। अब आगे आपको जो है आरटीई 2009 को पढ़ाया जाएगा। अगली क्लास हमारी आरटीई 2009 की होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।